हेलो एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज विद द फंडामेंटल राइट्स टॉपिक। कल हमने जहां पे एंड किया था, आज आर्टिकल 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आर्टिकल 18 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स व्हिच कैन बी कॉन्फर्ड। देखो, बात वही है कि जब हमने देखा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो समानता के खिलाफ जो भी चीज जाएगी, एनीथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट इक्वालिटी या किसी भी ऐसी चीज से जिसमें पॉपुलेशन जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन पॉपुलेशन है, उसको ऐसी फीलिंग आए कि ये हमारे साथ जो है किसी तरीके से भेदभाव हो रहा है क्या, या किसी तरीके से असमान व्यवहार हो रहा है, तो चाहे वो कॉन्फरमेंट ऑफ टाइटल्स ही क्यों ना हो। देखो, राजशाही नहीं है आज की डेट में देश में, है ना। जब हम बात करते हैं कि संविधान लागू हो गया, हम एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, राजशाही खत्म हो गई। मतलब राजशाही तो थी नहीं कभी इस देश में, मतलब। लेकिन जो पुराने जमाने में राजे रजवाड़े होते थे, राय बहादुर या राजा जी या ऐसे कोई भी टाइटल्स जो होते थे, उनको संविधान के निर्माताओं ने यह कहा कि साहब अब ये देश में नहीं चल सकता, हमने संविधान बना दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 18 में लिख दिया कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो स्टेट है उसके ऊपर ये प्रतिबंध होगा दैट इट कैन कॉन्फर टाइटल्स ऑन एनीबडी वेदर अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन। मतलब बात क्या की गई कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी इंडियंस को, सभी लोगों को, या कोई नॉन सिटीजन भी जो इंडिया में आके अगर मान लो रह रहा है, तो सभी लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बराबर चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो इसमें क्या कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टाइटल्स देने से, टाइटल्स का मतलब जैसे राय बहादुर, है ना, या और भी अलग अलग तरीके के टाइटल्स जो होते थे, जो दिए जाते थे। लेकिन इसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यू कैन सर्टेनली रिकॉग्नाइज मेरिट। और इसमें क्या बात कही गई कि मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस दे आर एग्जेम्प्टेड। उनकी एबोलिशन की या उनके ऊपर प्रतिबंध की बात नहीं करता आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता कि आप अगर किसी भी तरीके का मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन, अब देखो मिलिट्री में कितने लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, कितने डिस्टिंक्शंस हैं, या अदरवाइज भी एकेडमिकली भी हम कितने अवार्ड्स की बात करते हैं। जैसे भारत रत्न सबसे ज्यादा जो फेमस और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, आप सबने सुना होगा भारत रत्न की जब हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 जो है वो ये नहीं कहता कि आप किसी के कंट्रीब्यूशन के लिए अगर उसको भारत रत्न देना चाहते हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। ये जो टाइटल्स को प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 18 में, ये जो हैं हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, ठीक है। हेरिडिटरी टाइटल्स का मतलब कि जो एस्क्राइब्ड टाइटल्स हैं विच यू आर गिवन टू अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ बर्थ, कि जैसे सुपर 30 में क्या कहता है, राजा का बेटा ही राजा, है ना। तो राजा का बेटा ही राजा जो है वो हेरिडिटरी है। लेकिन हमारे देश में संविधान लागू है, तो हमारे देश में ये हेरिडिटरी टाइटल्स, या जिसको आप कहते हो एस्क्राइब्ड टाइटल्स, है ना, ये एस्क्राइब्ड टाइटल्स जो हैं आर्टिकल 18 इनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है, ठीक है। चलो, फिर इसके अलावा आर्टिकल 18 क्लॉज 2 ने क्या कहा कि इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। देखो, साफ बात कह दी कि ना तो इंडियन स्टेट जो है वो टाइटल कॉन्फर कर सकती है, और दूसरी बात कह दी इंडियन सिटीजन्स के रिस्पेक्ट में 18 क्लॉज 2 ने कि इंडियन सिटीजन जो है वो किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज नीदर द इंडियन स्टेट नॉर एनी अदर फॉरेन स्टेट कैन कॉन्फर टाइटल्स ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फिर 18 क्लॉज 3 में क्या कहा? इसमें नॉन सिटीजन्स को भी प्रोहिबिट कर दिया। कोई भी नॉन सिटीजन मान लो जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन इंडिया में आके सरकार के अधीन किसी पद पे जो है वो आसीन है, दैट इज ही और शी इज होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, दैट इज द इंडियन स्टेट, राइट। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर कोई व्यक्ति जो है ही इज इन यूएस एंड ही इज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, है ना। जैसे कई बार हम बाहर से लोगों को बुला के, या कोई इंडियन ओरिजिन का है जिसने फॉरेन सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है बाद में, और उसको आपने बना दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, तो वो क्या हो गया? ही इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन स्टेट। सो एनी सच पर्सन ऑल्सो दे कैन नॉट accept any title from the foreign state except with the consent of the president। मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदय या महोदया का पूर्व जो है अगर आपने कंसेंट ले लिया तो आप ले सकते हो ये टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से। लेकिन
अदरवाइज इट इज प्रोहिबिटेड। और ये किसके रिगार्ड में है? नॉन सिटीजन्स के। ठीक है, चलो फिर आते हैं 18 क्लॉज 4 पे। अब 18 क्लॉज 4 बेसिकली क्या कहता है कि it provides that no person holding any office of profit again is to accept without the consent of the President of India any kind of emoluments or office of any kind from the foreign state। ठीक है, कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो फिर वही बात है कि इंडियन स्टेट के अंडर जिसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है दैट ही इज और शी इज होल्डिंग, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना emoluments या फिर ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यहां बात की गई है पर्सन्स की, मतलब इंक्लूडिंग द सिटीजन्स, राइट। चलो फिर एक केस लॉ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, पर्टिकुलरली या कह लो कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने बाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा 1996 में, कि जो नॉन मिलिट्री अवार्ड्स हैं विच आर रिकॉग्निशन ऑफ merit for some extraordinary service that has been rendered by a person, वो जो हैं ये टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं हैं एंड दे डू नॉट वायलेट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18, मतलब कि समानता के अधिकार के खिलाफ भी वो नहीं जाते और ना ही आर्टिकल 18 में जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है उनके भी खिलाफ नहीं जाते। तो मतलब कि नॉन मिलिट्री अवार्ड्स के थ्रू अगर आप जो है किसी व्यक्ति की कोई मेरिटोरियस कंट्रीब्यूशन है, उसकी कोई मेरिट है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको पुरस्कृत करना चाह रहे हो, देन सर्टेनली यू कैन डू दैट, द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो, राइट। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात साथ में ऐड कर दी गई। क्या इंपॉर्टेंट बात ऐड कर दी गई? कि ऐसा नहीं है कि आप जो है ना यू फ्लॉन्ट दैट टाइटल विच हैज बीन गिवन और फ्लॉन्ट दैट अवार्ड विच हैज बीन गिवन, राइट। कि जैसे किसी को पद्म विभूषण मिला या पद्म भूषण मिला या मान लो भारत रत्न मिला, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा के या घर के बाहर नेम प्लेट लगा के टांग के और उसको जो है फ्लॉन्ट करना शुरू कर दो। दैट is not allowed, right? That is, they cannot be used as prefixes or suffixes to the name of the awardee। इस केस में अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है या कोई भी और अवार्ड मिला है और वो अपने नाम के आगे या पीछे इसको यूज करता है पब्लिकली, तो उस पब्लिकली यूज करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवार्ड वापस भी ले सकता है। दैट इज, द कोर्ट कैन इवन टेक अवे दैट अवार्ड, राइट। एंड देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द अवार्ड्स ऑफ पीपल हैव बीन टेकन अवे। चलो, तो ये हो गया बाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके साथ हमने आर्टिकल 18 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं आर्टिकल 19 पे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको देखो, दो अलग अलग पैरेलल हम आर्टिकल्स को चला के समझेंगे। कैसे समझने की मैं बात कर रहा हूं कि एक तो बात है कि कौन से राइट्स जो हैं, मतलब कि किस रिस्पेक्ट में, फ्रीडम के रिस्पेक्ट में, फ्रीडम के रिस्पेक्ट में कौन से राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, और साथ ही और मतलब इसके साथ ही क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 ने, दैट अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग दीज 6 राइट्स as to the freedom of an individual, in the article 19 itself the constitution has provided that there are certain restrictions also upon these rights, right? So the article 19 itself mentions the restrictions that have been laid down, that is, what are certain restrictions, है ना। हमने क्या बात की थी कि कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। और जब वो क्वालिफाइड है इसका मतलब कि स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और आर्टिकल 19 में तो खुद ही रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की गई हैं कि इन 6 फ्रीडम्स की जब हम बात करते हैं तो इनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 इटसेल्फ लिस्ट्स दोज रिस्ट्रिक्शंस, राइट। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दिस टेबल इन विच वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो देखो, सबसे पहले जो फ्रीडम की बात की गई है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई है दैट इज इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। और कौन से ग्राउंड्स हैं? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपकी जो स्पीच है या आप जो है अपने स्पीच से, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे प्रिंट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी तरीके से आप अपनी स्पीच में बोल के, इफ यू आर
threatening the sovereignty of the country or unity of the country or integrity of the country, that is not allowed under the constitution. You cannot do so. आपके अधिकार जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपके अधिकारों का आप इस्तेमाल करते हुए ये नहीं कर सकते कि आप जो है इंडिया जो है उसकी यूनिटी या इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी के ऊपर ही जो है सवाल खड़ा कर दो या उसको ही थ्रेटन करने लग जाओ, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज लॉजिकल ऑल्सो दैट सच अ रिस्ट्रिक्शन शुड बी प्लेस्ड, राइट? फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप जो है यू कैन नॉट पब्लिकली डिस्कस द कॉन्डक्ट ऑफ जजेस और यू कैन नॉट एस्क्राइब मोटिव्स टू एनी वर्डिक्ट गिवन बाय अ पर्टिकुलर जज, right? You cannot malign the image of the judges or the court, even the courts. That is what is meant by contempt of court. And the judiciary has the power, judiciary के पास ये power है that it can punish a person for the contempt, for its contempt, right? तो अगर मान लो कोई भी ऐसी बात कोई भी व्यक्ति कहता है which amounts to incitement of an offense, which means that आपने कोई भी ऐसा भड़कीला भाषण दिया जिसकी वजह से दंगे हो गए, जिसकी वजह से राइट्स हो गए, तो आपको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत दैट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, दैट विल, द स्टेट डज नॉट से दैट यू कैन incite an offense because it is your fundamental right under Article 19 clause 1 subclause A, right? That is a restriction which has been placed by Article 19 clause 2. ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है? मैं इतना ओपनली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो बात अल्टीमेटली क्या है कि कंट्री का जो वेलफेयर है, जो कंट्री का इंटरेस्ट है, दैट इज पैरामाउंट, दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बी इट एनीबडी इन द कंट्री, राइट? देन मोरालिटी, decency and defamation, ठीक है? तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, मोर इन द काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया कि डिफेमेशन क्या होगा या डिसेंसी क्या होगी या मोरालिटी क्या होगी, राइट? ये दिस इज लेफ्ट अपॉन द स्टेट टू डिसाइड दैट whether they what will not constitute as a moral action or defamation. Defamation का सिंपल मतलब है कि आपने जो है you have maligned the image of somebody, you have tarnished the image or reputation of an individual, right? चलिए, तो फिर अगला आर्टिकल 19 clause 1 सब clause B, that is the right to assemble, but right to assemble is right to assemble peaceably without arms, मतलब कि असला बारूद हथियार लेके आप जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, राइट? और इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 3, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि आप पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट? कि उसमें जो है आपने पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन कर दिया, पीस को ही डिसरप्ट कर दिया सोसाइटी में। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, जिसमें यू कैन फॉर्म एसोसिएशन, आप जो है अपना कोई भी यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन अगेन इसमें भी जो ध्यान में रखने वाली बात है कि एक तो स्टेट की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 4 विच प्लेसेस दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो इन ग्राउंड्स पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D और सब क्लॉज E, डी में बात की गई है आपकी राइट टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फ्री मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और दूसरा बात की गई है किसकी, कि आप कहीं भी भारत की टेरिटरी में, भारत इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप जाके जो है रिजाइड कर सकते हो, कहीं भी अपना घर बना सकते हो, राइट? लेकिन इनके ऊपर एक कॉमन रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई के ऊपर कॉमन रिस्ट्रिक्शन है दोनों के ऊपर कि क्या, कि आप एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट जो हैं उसको आप थ्रेटन नहीं करोगे, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल्स। याद करो हमने शेड्यूल 5-6 जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि ट्राइबल्स के जो एरियाज हैं वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में मेंशन्ड है कि पहली बात तो देखो आपकी जो राइट टू मूवमेंट है ना, इससे जो है ट्राइब्स की लाइफ्स में या ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट या उनके ऊपर आप इंक्रोच नहीं कर सकते, उनके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकते वाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट टू मूवमेंट,
और दूसरा कि राइट टू रेजिडेंस ऑल्सो सर्टन प्लेसेस पे, जहां पे जैसे मान लो इनर लाइन परमिट हमने डिस्कस किया था, ILP, जो 4 स्टेट्स में जो है प्रेवलेंट है नॉर्थ ईस्ट की, जहां पे आप प्रायर परमिशन के बिना नहीं जा सकते, राइट। सो दैट इज ऑल दैट रिलेट्स टू आर्टिकल 19 क्लॉज 5, राइट। फिर इसमें एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F होता था, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच वाज डिलीटेड बाय the parliament, right, by the 44th constitutional amendment act of 1978। तो right to property जो है वो अब इसका पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। फिर लास्ट में है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G विच प्रोवाइड्स फॉर ट्रेड एंड प्रोफेशन। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना देख लो कि आप जो है कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी आजीविका कमाने के लिए, टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू कैन अंडरटेक और यू कैन टेक अप एनी ट्रेड और यू कैन be a part of any profession, right। लेकिन इसमें जो restriction है, that again the interests of general public, professional and technical qualifications necessary for practicing and state monopoly। अब देखो इसकी अगर 2 मिनट बात करें तो सिंपल सा मतलब इसमें ये है कि आप अगर मान लो डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास एक MBBS की, MD की या MS की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जो बोले हाँ जी कि मैं भी झोला छाप डॉक्टर हूँ, ठीक है, दैट आपने जो है 3 साल केमिस्ट की दुकान पे काम कर लिया और आपको कई दवाइयों के नाम पता चल गए, आपको कई इंजेक्शंस के नाम पता चल गए और आप बोलो जी कि मैं भी अब 3 साल केमिस्ट की दुकान पे काम करके अच्छी खासी नॉलेज हो गई है मेरे को, तो मैं भी डॉक्टर की दुकान खोल के, डॉक्टर का क्लिनिक खोल के बैठ जाता हूं। तो ऐसा नहीं है। आपके पास स्टेट ने जो भी टेक्निकल या जो भी क्वालिफिकेशंस, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी करके रखी हैं कि इतनी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ओनली देन यू कैन बी अ डॉक्टर, तो दैट हैज टू बी अबाइडेड बाय दैट। उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G में आई हैव अ राइट टू प्रोफेशन टू बी अ डॉक्टर, राइट। दैट इज नॉट हाउ इट ऑपरेट्स अंडर दी फंडामेंटल राइट्स, राइट। चलो अच्छा, और एक बात है कि स्टेट की मोनोपोली। अब जैसे मान लो डिफेंस है या एटॉमिक एनर्जी है, तो यहां पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेट जो है उसने मोनोपोली क्यों कर रखी है। राइट टू ट्रेड है, राइट टू प्रोफेशन है, तो मुझे भी जो है एटॉमिक एनर्जी का एक यूनिट खोलना है या मुझे भी एटॉमिक एनर्जी में डील करना है, तो नहीं, स्टेट जो है उसके ऊपर ये एक्सेप्शन है 19 क्लॉज 6 में कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज G में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि स्टेट ने मोनोपोली जो है वो क्यों करके रखी है और ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। नो, यू कैन नॉट डू सो, राइट। द स्टेट हैज नॉट और द स्टेट डज नॉट हैव टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, ठीक है। चलो अब देखो, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें जो 6 राइट्स हैं जो सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे आप ये अभिव्यक्ति की आजादी, इट कैन बी ईदर वर्बल, इट कैन बी रिटन और printed or via print media, it can be on social media, it can be through any media, right? That is the freedom of speech and expression। Then right to assemble peaceably and without arms, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है हथियार लेके इकट्ठे हो गए और वहां पे आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी कर दी, ठीक है। you can assemble peaceably, you can certainly protest also if you have assembled peaceably, but not having arms। Then right to form associations or union or cooperative societies, ये cooperative society बाद में ऐड हुआ था, लेकिन association और union फॉर्म करने का जो right है वो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में मिलता है। Then right to move freely throughout the territory of India, है ना। इसके ऊपर हमने restriction जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो है भारत में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन देखो यहां हमने बात की है टेरिटरी ऑफ इंडिया की, ठीक है, दैट इज विद इन द इंडियन टेरिटरी, बाहर जाने की बात यहां नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल 21 में कवर्ड है। फिर राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है यहां पे यूज किया, ठीक है। और लास्ट में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, बिल्कुल कोई भी आप जो है अंडरटेक कर सकते हो कामकाज अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए। फिर देखो, राइट टू अक्वायर एंड dispose of property as a fundamental right was deleted in 1978 by the 44th Amendment Act, है ना। और हमने ये बात जो है लैंड रिफॉर्म्स में करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स जब सरकार कर रही थी तो सरकार को लगा कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट ही रहा तो जुडिशरी में या कोर्ट्स में ये सिटीजन जो हैं पिटिशंस दायर करेंगे
कि या ये याचिका दायर करेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट वायलेट कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी जो है अगर स्टेट को मान लो अपने खुद के मतलब के लोगों के वेलफेयर के लिए वहां से कोई पब्लिक रोड बनानी है या किसी डैम की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, तभी तो वो डैम बनेगा ना, या वो पब्लिक रोड बनेगी, है ना। तो उसके लिए भी जरूरी था कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही रहता, मौलिक अधिकार ही रहता, तो हर बार लिटिगेशन हर बार जो है लोग कोर्ट मूव कर देते कि हमारी जी प्रॉपर्टी स्टेट एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो इसलिए भी ये लॉजिकल था कि इसको, ठीक है, आपने एक अधिकार अभी भी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी है, ठीक है। स्टेट ऐसे नहीं कि आर्बिट्ररली अभी भी किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, स्टेट को कॉम्पनसेशन प्रॉपर देना पड़ेगा, पैसा दे के ही स्टेट जो है प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी किसी व्यक्ति की, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आप कोर्ट्स को मूव नहीं कर सकते राइट डायरेक्टली फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, मतलब डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को, अदरवाइज तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो कोर्ट में जाके कि हाँ मुझे प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला या इस किसी भी ग्राउंड पे, पर नॉट एज वायलेटिव ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलो, देन दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब कि सिर्फ जो हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से सिर्फ जो अथॉरिटीज या जो एजेंसीज जो हैं, इंस्ट्रूमेंटैलिटीज जो हैं, जो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती हैं, सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट ये आपको 6 राइट्स हैं जो हमने आर्टिकल 19 में बात की है। Then the state can impose reasonable restrictions on the enjoyment of these 6 rights only on the grounds mentioned in Article 19। मतलब अनुच्छेद 19 में ही जो ग्राउंड्स हमने पढ़े अभी उस टेबल में, वो जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पे रिस्ट्रिक्शन, या आप कह सकते हो इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स मिले हैं फ्रीडम से रिलेटेड, एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड्स, ठीक है। चलो फिर डिटेल में एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है कि आप अपना जो है ओपिनियन, अपना कन्विक्शन, जो भी आप मानते हो, जो भी आपका बिलीफ है, उसको आप फियरलेसली एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और राइटिंग, प्रिंटिंग और पिक्चर्स और एनी अदर मोड। मतलब कि उसको आप पिक्टोरियली या रिटन किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर क्या कहा गया इसमें कि राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। मतलब कि मान लो अगर आपको ये लेक्चर जो है बहुत पसंद आया, आपने जाके अपने दोस्त को शाम को ये सारी चीजें पढ़ा दी, तो जो भी मैंने आपको मेरे अपने व्यूज रखे, आपको चीजें समझाई, और आपने आगे जाके वही सेम चीजें जो हैं किसी और को समझाई आगे, तो दैट इज यू कैन प्रोपगेट योर ओन व्यूज ऑल्सो। और अगर आपको कोई अपनी तरफ से मान लो एग्जाम्पल ऐड करके कोई चीज किसी को समझानी है, राइट, तो दैट ऑल्सो इज योर फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कि आप अपने व्यूज भी और किसी और के व्यूज भी अगर आपको वो पसंद आए, आप उनको आगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, दैट ऑल्सो इज अलाउड। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। यस, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी इसी आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड है अंडर द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो, प्रेस का जो फ्रीडम है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई जजमेंट्स भी पास हुई हैं। और क्या कहा जाता है, एक फ्री एंड वाइब्रेंट प्रेस और वाइब्रेंट मीडिया, मीडिया का मतलब मेरा प्रेस ही है यहां से, इट इज व्हाट, इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, या 4th ऑर्गन, है ना, जो हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो 3 पिलर्स हैं या 3 ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद कहते हैं हम कि 4था स्तंभ जो है लोकतंत्र का, दैट इज प्रेस, अ फ्री एंड वाइब्रेंट प्रेस, राइट। देन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का राइट जो है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आर्टिकल 19 की देखो स्कोप जो है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दी गई है, बहुत ज्यादा वाइड कर दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन द एम्बिट और अंडर द एम्बिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। देखो, बंद और स्ट्राइक में डिफरेंस है। स्ट्राइक जो है वो वॉलंटरी होती है, ठीक है। जैसे आपने मान लो कि बैंक यूनियंस ने या मान लो कि कॉलेज में स्ट्राइक कर दी, दैट इज वॉलंटरी। लेकिन बंद में क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ कोर्जन है। ये जो बंद की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, आई जस्ट ब्रीफली टच अपॉन दिस टॉपिक, इट इज कोर्सिव इन नेचर। और क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ कोर्जन या कोर्सिव
है नेचर में, इसीलिए यू हैव द राइट अगेंस्ट बंद, के आप मना कर सकते हो कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, और स्टेट जो है वो भी प्रोटेक्ट करेगी आपको कि हाँ ठीक है, आप जो है अपना कामकाज या अपनी शॉप या अपनी एस्टैब्लिशमेंट या अपना प्रोफेशन जो भी कैरी कर रहे हो आप कैरी करो. You have this right against बंद which has been called by a political party or any organization. ठीक है. Then freedom of silence, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई व्यक्ति मौन धारण करके चुपचाप बैठे रहना चाहता है तो वो भी उसका फंडामेंटल राइट है. जरूरी नहीं है कि आपको पोक करके कोई बोले कि नहीं जी आप चुप क्यों बैठे हो, बोलना पड़ेगा आपको. तो योर फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दैट इज यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो एज योर फंडामेंटल राइट. ठीक है. चलो फिर बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली. कि आपने अब ठीक है बातचीत तो करी, मतलब आपने बोलने का अधिकार तो आपको मिल गया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में. अब आप इकट्ठे होके जो है बातचीत करना चाह रहे हो तो आप पीसफुली जो है असेंबल कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी आर्म्स. राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस, है ना. प्रोसेशंस तो हमारे देश में कितने निकलते ही रहते हैं, हर दूसरे चौथे दिन, हर 15 दिनों में कोई ना कोई प्रोसेशन निकल ही रहा होता है. देन दीज कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड. मतलब ये नहीं है कि आप कल को जो है अपने पड़ोसी के घर में घुस जाओ और बोलो कि मुझे यहां से प्रोसेशन निकालना है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या प्राइवेट लैंड पे ये आपके पास राइट टू असेंबली या राइट टू टेक आउट अ प्रोसेशन या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है कि आप जो है किसी और के राइट को. देखो सिंपल सी बात है कि जो राइट्स है ना वो उनके बारे में सही कहा जाता है कि योर राइट एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस. मतलब कि आप जो है ये अगर मान लो हम एक सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से समझें तो ये अगर मान लो इंडिविजुअल 1 है, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल 1 और ये मान लो इंडिविजुअल 2. तो ये इंडिविजुअल 1 जो है ना, ये इंडिविजुअल 1 का राइट जो है फंडामेंटल राइट का, ये इसको बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ वहीं तक जा सकता है, या ये अपना राइट जो है वो यहीं तक लेके जा सकता है. ये नहीं कर सकता इंडिविजुअल 1 के जी मेरे फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते करते इंडिविजुअल 2 के फंडामेंटल राइट में ये एनक्रोच कर गया. तो ये जो एनक्रोच कर गया ना इंडिविजुअल 2 के फंडामेंटल राइट में, दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करो, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते करते किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को आप इनक्रोच या इन्फ्रिंज नहीं कर सकते. राइट. सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये पब्लिक लैंड पे ही आपको अलाउड है. ये नहीं कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी के घुस जाओ और बोलो कि जी मेरा मौलिक अधिकार है, मैं तो यहीं से जो है अपनी रैली निकालूंगा. ठीक है. देन स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन 2 ग्राउंड्स जो हमने बात की, दैट इज सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न्ड. अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है पूरे जो वहां से ट्रैफिक गुजरता है, लोग गुजरते हैं, उसमें आपने अवरोध पैदा कर दिया. यू हैव कॉज्ड डिस्टर्बेंस और यू हैव कॉज्ड हिंड्रेंस इन दैट ट्रैफिक, इन द फ्लो ऑफ दैट ट्रैफिक. ठीक है. तो वो जो सरकार, देखो ये भी स्टेट की ड्यूटी है कि अपहोल्ड करना या इंश्योर करना कि लोगों का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी तो है, वो भी तो फंडामेंटल राइट है. तो आप बोलोगे जी कि यहां आपने धरना दे दिया जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया या जिससे ये जो ट्रैफिक था इस एरिया में ये सारा डिस्टर्ब हो गया, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे, विच इज अगेन योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड योर राइट टू लाइवलीहुड एज वेल. कि आप जो है अपनी आजीविका कमाने जा रहे हो और बीच में आपको ये ट्रैफिक में सारा प्रॉब्लम फंसा हुआ है और आप वहां फंस गए उसमें जाके, तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हमारा फंडामेंटल राइट है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली असेंबल करने का विदाउट आर्म्स. तो नहीं, फिर वही बात आ जाएगी कि आप जो है एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के या दूसरे इंडिविजुअल के राइट में एनक्रोच नहीं कर सकता, उसके ऊपर इन्फ्रिंज नहीं कर सकता. दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो ये हो गई बात फ्रीडम ऑफ असेंबली की. चलो मूविंग फॉरवर्ड. यस. सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है कि अब आपने अगर मान लो आपको आपस में बातचीत करते हुए मन हुआ कि जी कोई एसोसिएशन या कोई यूनियन फॉर्म की जाए, तो वो भी आपके पास 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में राइट है कि आप यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो. आप पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हो, कंपनी, पार्टनरशिप, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी जो है इसके अंडर, मतलब ये सभी तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड अंडर दिस आर्टिकल. राइट.
अच्छा, इसके साथ साथ इट ऑल्सो कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन और नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन, कि आप जो है एक तरफ तो आप बना भी सकते हो और दूसरी तरफ आप मना भी कर सकते हो, मतलब कंपल्सरीली या फोर्सफुली आपको जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए नहीं कहा जा सकता, राइट। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, स्पेशली जो ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि देखो आपने मान लो कोई एनजीओ बनाया, ठीक है, अब आपने एनजीओ तो बना लिया लेकिन आपने सरकार को बोला कि जी इसको रिकॉग्निशन दो या इसको रिकॉग्नाइज करो, तो इस एनजीओ या मान लो कि अगर कोई कंपनी भी है, कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप, ठीक है, कोई आपने कंपनी खोली या उसमें आपने कोई पार्टनरशिप करी और आपने मान लो चार दोस्तों ने पार्टनरशिप करके एक कंपनी बना दी और आपने जो है अपना एक्सरसाइज किया फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ कंपनी और फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन उसके बाद जो है आप गए सरकार के पास और आपने सरकार को कहा कि जी कंपनीज एक्ट के तहत जो है कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, ना हम अपने कोई और सबमिट करेंगे कोई भी आधार या पैन कार्ड या कोई भी जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है रजिस्टर करने के लिए कंपनी को, और आप बोलो जी हमारा फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म दिस एसोसिएशन और टू फॉर्म दिस पार्टनरशिप और फॉर्म दिस कंपनी एंड प्लीज रजिस्टर और गिव रिकॉग्निशन टू द एसोसिएशन विच वी हैव फॉर्म्ड, दैट इज द कंपनी और द पार्टनरशिप। तो ये आपका फंडामेंटल राइट जो है नहीं है, मतलब आपका मौलिक अधिकार जरूर है कि आप उसको फॉर्म कर सकते हो, आपने बना ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो स्टेट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड की हैं उसके हिसाब से स्टेट डिसाइड करेगी कि रिकॉग्निशन देना है या नहीं देना। आपका रिकॉग्निशन जो है लेना फंडामेंटल राइट में कवर्ड नहीं है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप आई बिलीव दिस इज क्लियर। चलो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ट्रेड यूनियंस जो हैं दे हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है कंप्लीट हड़ताल ऐसी कर दो कि सभी लोगों का कामकाज आपने ठप करवा दिया, सभी के लाइवलीहुड्स पे आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और आप जो है बार्गेनिंग में लगे हुए हो। तो इफेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट से जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट अंडर सब क्लॉज सी। चलो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया है, जो कुछ हम इसमें एक्सेप्शन की बात करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या फ्रीडम ऑफ यूनियन है, यूनियन बनाने की जो छूट है, जो मौलिक अधिकार है, उसके बारे में यह कहा गया कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लिए ये फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को ये एक्सटेंड नहीं होता। और आर्टिकल 33 जो है आर्टिकल 33 इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, ये संसद को ये जो है पावर देता है कि इट कैन मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स के पूरे चैप्टर में जो भी बात की गई है दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी अधिकार जो दिए गए हैं ये फंडामेंटल राइट्स, इनको आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेशन इनकी कैसे होगी वो पार्लियामेंट जो है एक लॉ के थ्रू डिसाइड कर सकती है, दैट इज द आर्टिकल 33 विच ग्रांट्स द पावर ऑफ दिस मॉडिफिकेशन टू द पार्लियामेंट, राइट। और इसी पावर को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 33 ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म करने की जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज बैंड फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड और डिफेंस फोर्सेस, द पुलिस एटसेट्रा। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है कि हमारे में और पाकिस्तान में अंतर क्या है, हमारे और पाकिस्तान में बेसिक अंतर ये है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल या एक स्टोरी के थ्रू समझाऊं, कि हमारे यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दैट इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो डिफेंस फोर्सेस को भी जो है अगर आप यूनियन बनाने का राइट दे देते हो कि वो यूनियन बना के जो है अपनी डिमांड्स या बार्गेनिंग करने लग जाएं, तो उससे तो स्टेट की सारी सिक्योरिटी जो है वही जेपरडाइज हो जाएगी,
सारी स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और पाकिस्तान वाला हाल कि क्या हुआ पाकिस्तान में कि सिविलियन सरकार को मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया, डिक्टेटरशिप ले आए, मिलिट्री रूल ले आए। वहां ऐसा तो है नहीं कि सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर हो या सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर हो डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी था और संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात बड़ी स्पष्ट थी कि इंडिया में हमने ये काम नहीं करना, हमने जो है डिफेंस या आर्म फोर्सेस को कंप्लीटली उनको राइट्स उनके देने हैं, लेकिन उनको कुछ राइट्स जो नॉर्मल सिविलियंस को या सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आप उनको एज सच या सिमिलरली in that very fashion or in that very form you cannot extend them to these people who are a part of the armed forces, ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक या रैशनल है। आई बिलीव दैट इज क्लियर। चलो फिर चलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। अब आपको जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इन दी इंडियन टेरिटरी, और बिल्कुल इससे जो है एक वननेस की या एक जो इंडिया है इट इज वन नेशन, इसकी फीलिंग जो है वो बढ़ती है या प्रमोट होती है, और ये नेशनैलिटी का फीलिंग जो है दैट इज एसोसिएटेड विद इट। दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दिस राइट एज अ फंडामेंटल राइट कि आप जो है देश में कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसमें भी दो ग्राउंड्स के बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोज की जा सकती हैं, जो हमने बात पहले भी की थी कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर ट्राइबल्स के कुछ इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात और है समझने वाली, वो ये है कि हमने क्या एक्सप्रेशन देखा यहां पे, हमने एक्सप्रेशन देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप कल को बोल सकते हो कि जी राइट टू मूवमेंट है तो मैं अब्रॉड जाके वापस आऊं, तो क्या वो आर्टिकल 19 में कवर्ड है? वो आर्टिकल 19 में कवर्ड नहीं है, ठीक है। वही चीज की बात कर रहे हैं कि देखो यहां पे क्या कहा गया कि जो ये मूवमेंट का एस्पेक्ट है इसके दो डायमेंशंस है। एक तो है इंटरनल मूवमेंट विद इन द कंट्री, जो कि फ्रेज बड़े क्लियरली अपने आप में चीख चीख के कह रहे हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है दैट इज द phrase that has been used. So the territory of India means that you have the right under Article 19 to move inside the country, right? And the other aspect with respect to the right of movement which you are having, that is the external movement or the right to move out of the country and right to come back to the country. That you for example आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, आपने सोचा चलो ठीक है एक वेकेशन जो है यूएस में करके आते हैं, so you went abroad and then you come back to योर होमलैंड दैट इज इंडिया। तो ये जो एस्पेक्ट है एक्सटर्नल मूवमेंट का, ये कवर्ड है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या करता है? इट ओनली प्रोटेक्ट्स द फर्स्ट डायमेंशन दैट इज रिलेटिंग टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द कंट्री, दैट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस टेरिटरी में आपकी मूवमेंट जो है वो राइट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो सेकंड एक्सटर्नल मूवमेंट वाला राइट है ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कवर्ड है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, 19 और 21 में इंटरनल और एक्सटर्नल का ये डिफरेंशिएशन है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब आप जो है घूम फिर रहे थे, आपको कोई जगह पसंद आ गई, आपको लगा कि नहीं नहीं यहाँ राजस्थान से निकल के जो है ना कहीं पहाड़ों में बसते हैं या किसी कोस्टल एरिया में बसते हैं, तो सर्टनली आप जो है वो भी कर सकते हो। यू कैन रिसाइड एंड यू कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री एंड इट हैज टू पार्ट्स। पहला, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरीली, ठीक है। कि मतलब आप कुछ दिन वहां रहे, फिर आपको लगा कि नहीं वापस अपने स्टेट चलते हैं, अपने उसी जगह पे मजा आ रहा था, ठीक है। और दूसरा है कि राइट टू सेटल इन एनी पार्ट परमानेंटली, मतलब आपने वहां पे अपना होम बनाया या आपने उसी प्लेस को कहा कि ये मेरा डोमिसाइल होगा, यहाँ मैं परमानेंटली आई इंटेंड टू रिसाइड एट दिस प्लेस परमानेंटली, ठीक है। हमने वो डोमिसाइल वाला कॉन्सेप्ट किया था, याद करो। उसमें डोमिसाइल की बात क्या कही थी कि यू हैव एन इंटेंशन टू स्टे एट दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मोर सो इन अ परमानेंट नेचर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों इसमें बात की गई है कि टेम्परेरी या परमानेंट, इट इज योर चॉइस। फिर it promotes the idea of unity and integrity of India, that we as a nation are one entity. The idea of oneness or unity or integrity of India, unity and integrity of India, that is the idea behind Article 19 clause 1 subclause E, right?
चलो फिर प्रॉपर्टी इज डिलीटेड, तो मूविंग फ्रॉम ई टू जी, दैट इज सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी विच प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप जो है अब कोई भी यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ट्रेड और बिजनेस। आपका मन है तो आप कोई बिजनेस करो, आपका मन नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करो, सरकार का हिस्सा बनो, राइट। देन यू हैव द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। इट वुड मीन दैट you also have the right to close down any business or relinquish or sell any business। कि मान लो आपने जो है व्यापार किया उसमें आपको हो गए घाटे, कोविड के टाइम पे कई लोगों को हुए हैं, है ना। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको एग्जिट नहीं कर सकते या उसको वाइंड अप नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी इसी का ही एक मीनिंग है या इसी की एक एक्सटेंशन है, राइट। देन सर्टेनली इट प्रोवाइड्स अ पर्सन फॉर द मीन्स ऑफ अर्निंग हिज और हर लाइवलीहुड, कि आप अपनी आजीविका जो है वो कुछ ना कुछ काम तो करोगे ना, उसके थ्रू ही कमाओगे, तो दैट इज द लाइवलीहुड। अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान दो, क्योंकि आपके पास ये फंडामेंटल राइट है टू कैरी आउट एनी प्रोफेशन और एनी ट्रेड, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल कैरी आउट सर्टन अदर थिंग्स विच आर इमोरल और विच आर इलीगल, राइट, such as human trafficking or flesh trade, that is not allowed as a part of your fundamental right। मतलब trafficking in women and children और dangerous harmful drugs or explosive, कि आप ये नहीं है, वही जो एक बात मैं पहले भी कर रहा था कि आप बोलो जी कि मुझे भी जो है एक एटॉमिक एनर्जी की फैक्ट्री लगानी है ना, या एक एटॉमिक वेपन्स की फैक्ट्री लगानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी में बोलो कि मेरा ये मौलिक अधिकार है और स्टेट मुझे रोक नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है इन नेचर, दिस इज आल्सो क्वालिफाइड, राइट। चलो ये सारी चीजें लॉजिकल हैं, इसीलिए जो है संविधान को समझना वो उतना कठिन नहीं है जितना लोगों को लगता है, राइट। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 ने क्या कहा कि स्टेट के पास कुछ पावर्स हैं कि इट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट। ऑन दिस राइट मतलब जो हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ट्रेड एंड प्रोफेशन वाली बात की, ठीक है, कि एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट। अब ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट जो है ना, ये वेग ही छोड़ा हुआ है, या इसके ऊपर कह लो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और ना अदरवाइज। ये जो है स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि स्टेट किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट, राइट। देन obviously the state can prescribe professional and technical qualifications। अब जो मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था वो आप किसी भी प्रोफेशन में लागू कर सकते हो, चाहे इंजीनियरिंग में या किसी भी और पायलट में, है ना, दैट इज वेरी common sense। Then the state is empowered to carry on by itself any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of citizens or otherwise। मतलब अगर भारत सरकार कहती है कि भारतीय रेल जो है वो सिर्फ हम चलाएंगे, इंडियन रेलवेज एज एन एंटरप्राइज शैल ओनली बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसमें या कोई कॉर्पोरेशन कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब अंबानी जी ये नहीं कह सकते जाके कि जी मुझे भी अपनी एक प्राइवेट ट्रेन चलानी है। वो स्टेट जो है चाहे तो कंप्लीटली चाहे पार्शियली खुद ही रन कर सकती है उस ऐसे किसी भी बिजनेस को, ट्रेड को या इंडस्ट्री को, ठीक है। और स्टेट जो है इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है कोई भी स्टेट के ऊपर, द स्टेट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, ठीक है। दैट इज द एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 विच ऑपरेट्स ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 19 हो गया खत्म, मूविंग टू आर्टिकल 20। तो देखो इसमें क्या बात की गई है। अब 20 और 21 जो है ना, सबसे पहले तो ध्यान रख लो, इस चीज को यही समझ लो कि जो ये दो आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, एट दी वेरी आउटसाइड बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, कि 20 और 21 जो हैं कोई भी इमरजेंसी में, मतलब कि इमरजेंसी के चैप्टर की वैसे हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी 20 और 21 जो है किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। इसी से पता चलता है कि इनकी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में या सभी फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। चलो तो देखो आर्टिकल 20 सबसे पहले क्या करता है कि कुछ कन्विक्शंस के रिस्पेक्ट में आपको प्रोटेक्शन अकॉर्ड करता है, मतलब कि स्टेट जो है वो आपको आर्बिट्ररली अरेस्ट नहीं कर सकती या आर्बिट्ररली या एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकती,
राइट, चाहे सिटीजन हो या फॉरेनर हो, ये दोनों को एक्सटेंड किया गया है, मतलब कि फ्रेंडली एलियंस एंड सिटीजन्स बोथ हैव बीन गिवन दिस प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20। और इसमें एक चीज और है कि ये जो सिटीजन और फॉरेनर है, इसमें पर्सन का मतलब ये है, जो ये पर्सन टर्म है, इस पर्सन का मतलब ये भी है कि इट कैन बी अ लीगल पर्सन ऑल्सो, लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब ये है कि कंपनी और कॉर्पोरेशन के ऊपर भी जो है कोई एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं लगाई जा सकती, राइट। और इसमें 3 प्रावधान जो हैं वो पढ़ने जरूरी हैं, तो उनके ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द 3 प्रोविजंस? सबसे पहला प्रोविजन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में बात की गई है कि कोई भी जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं हो सकता, दैट इज द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच विल बी इंप्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। जब मैं कह रहा हूं रेट्रोस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब यह है कि मान लो आपने एक जो है एक्ट कमिट किया, आपने एक काम किया जो आज के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मान लो 1 जनवरी 2021 यू कमिटेड अ सर्टेन एक्ट विच इज अ क्राइम by a law which is in operation on 1st January 2021. That is, you committed an act on 1st Jan 2021 and there was a law which was enforced at that point of time, right? So under the provisions of that law you can be punished, criminal law, ठीक है, criminal law के लिए। So under the provisions of that criminal law which was in force on the 1st of January 2021 and you committed certain act which constituted a crime under the existing law, so you can be punished only in accordance with the provisions of that criminal law which was in force on the 1st of January 2021। ठीक है, मतलब ये नहीं कर सकती स्टेट के बाद में अगर 6 महीने बाद मान लो 1 जून 2021 को उस लॉ को अमेंड करके कुछ हार्ड पनिशमेंट या और पनिशमेंट के सेंटेंस को बढ़ा दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली बोला कि जी 1 जनवरी 2001 को इस बंदे ने ये क्राइम कमिट किया था और अब हमने लॉ चेंज करके इसकी पनिशमेंट इंक्रीज कर दी है, तो 1 जनवरी 2021 को जो उसने क्राइम कमिट किया था उसमें भी यही लागू होगा। तो वो रेट्रोस्पेक्टिव या बैक डेट से, और लेमन या और इजी टर्म में बोलूं कि बैक डेट से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती स्टेट, किसको? क्रिमिनल लॉ को। ठीक है, that is, one can be punished only for violation of a law which is in force at the time of the commission of the act, right? And the accused must not be subject to a penalty greater than prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। मतलब वही वाली बात कि 1 जनवरी 2021 को अगर मान लो 6 साल की सजा का प्रावधान था, आपने जो भी क्राइम किया, ठीक है, और बाद में उसको बढ़ा के 6 की जगह कर दिया 60 साल, तो ऐसा नहीं हो सकता, उतनी तो आपकी उम्र भी नहीं होगी, खैर, कि मान लो 12 साल कर दिया तो 12 साल के लिए आपको जेल नहीं होगी, आपको सिर्फ 6 साल के लिए जेल होगी। ठीक है, और जो हमने पहले ही बात की थी क्रिमिनल लॉ के रिस्पेक्ट में कि ये जो लिमिटेशन है इट इज इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ, मतलब कि सिविल लॉज या टैक्सेशन लॉज पे, टैक्स लॉज पे और सिविल लॉज पे ये एक्स पोस्ट फैक्टो वाला आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होता। सरकार जो है रेट्रोस्पेक्टिवली या बैक डेट से टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट कर सकता है। करंट अफेयर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल वोडाफोन वाला केस अगर आपने फॉलो किया था तो, ठीक है, कि सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली या बैक डेट से टैक्स लॉज को अमेंड किया और इन्फोर्स करवा दिया और वोडाफोन को कहा जी कि आपका इतना जो है एक्स्ट्रा टैक्स बनता है ये पे करो। ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है एटलीस्ट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1। वो सही है या गलत वो अलग बात है। ठीक है, चलो फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये बात करता है नो डबल जेपार्डी की, दैट इज एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक ऑफेंस के लिए आपको सिर्फ एक ही बार पनिश किया जा सकता है, दैट इज नो पर्सन। अब यहां पे ध्यान रखना, हमेशा हर जगह टर्म क्या यूज हो रही है? पर्सन। ठीक है, मतलब सिटीजन, नॉन सिटीजन और इवन एनी लीगल कॉर्पोरेशन और कंपनी फॉर दैट मैटर और एनी लीगल एंटिटी। ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, राइट? मान लो आपने कोई ऑफेंस कमिट किया और वो ऑफेंस आपको, आपने मतलब आप एक्यूज थे और आपको जेल में डाल दिया सरकार ने, ठीक है, पुलिस ने जेल में डाल दिया और आपका केस चल रहा था कोर्ट में, केस आपका चल रहा है कोर्ट में, आपकी कन्विक्शन प्रूव नहीं हुई, आपको गिल्टी प्रूव नहीं किया गया अभी तक, लेकिन आप जो है जेल में हो
आपको पुलिस ने एज एन अंडर ट्रायल जेल में रखा गया है। ठीक है, अंडर ट्रायल का मतलब कि आपका ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है आपका कोर्ट में, लेकिन अब तक गिल्ट जो है वो प्रूव नहीं हुई है, आपका कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है। और आपका कन्विक्शन जब प्रूव हुआ, ठीक है, तब तक आपने मान लो ऑलरेडी 1 साल काट लिया जेल में एज एन अंडर ट्रायल, और आपकी सजा हुई 2 साल की, तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 साल ही जो है और एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। सिर्फ ओनली 1 more year is what you will spend in the jail। मतलब ऑलरेडी जो है आप 1 साल काट चुके हो एज एन अंडर ट्रायल, आपका टोटल सेंटेंस जो है वो 2 years का है, जिसमें से आप 1 year ऑलरेडी सर्व कर चुके हो। तो आप जो है दोबारा पूरे 2 साल के लिए यू विल नॉट बी इन प्रिजन, यू विल बी जस्ट कंप्लीटिंग, और यू विल बी पुट इन प्रिजन इन द जेल फॉर 1 more year। ठीक है, तो एज एन अंडर ट्रायल 1 साल, और उसके बाद जब आपको कन्विक्ट कर दिया तो उसके बाद 1 साल, और कंप्लीट आपका पूरा जेल टर्म 2 साल का इसमें मान लिया जाएगा कि डबल जियोपार्डी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात आती है कि क्या कोई एक्सेप्शन भी है इसमें डबल जियोपार्डी के प्रोविजन में। तो वो एक्सेप्शन ये है कि मान लो कि बैंक का कोई मैनेजर था जिसने कोई एम्बेजलमेंट की फंड्स में, ठीक है, और उसको कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने कि जी इसने करप्शन की थी या इसने फंड्स फाइनेंशियल फ्रॉड किया था बैंक में, और इसको जो है 6 साल की सजा दे दो। ठीक है, मतलब कि कोर्ट ऑफ द लॉ, दैट इज द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री और जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ठीक है, तो उन्होंने तो उसको सजा सुना दी, लेकिन जो बैंक अथॉरिटीज हैं, जो बैंक है इटसेल्फ, वो भी तो उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करेगा, वो भी तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा। तो वो व्यक्ति जो है ये प्रोटेक्शन वहां पे साइट नहीं कर सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 नो डबल जेपार्डी का, कि मेरे को एक ही क्राइम के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो यहां पे ये 2 बार सजा की बात नहीं है, ये 2 अलग अलग सजा की बात नहीं हो रही यहां पे। ठीक है, आपको जो कोर्ट ऑफ लॉ है वही एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप काम कर रहे थे, जहां पे आपने अगर मान लो जैसे हमने बैंक मैनेजर का एग्जांपल लिया, तो बैंक अथॉरिटीज अगर उस व्यक्ति को सर्विस से टर्मिनेट कर रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज अ डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विच इज ऑफ नॉन जुडिशियल नेचर। वो कोर्ट नहीं है, वो जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, या वो बॉडी जो है वो जुडिशियल नेचर का नहीं है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो की जा सकती है और उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जो भी करना है, राइट। दैट इज नो डबल जेपार्डी, दिस इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बिकॉज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमने बात की कोर्ट ऑफ लॉ पे अप्लाई होता है, जो जुडिशियल नेचर की बॉडीज हैं। ठीक है, चलो, तो ये किसकी बात हो गई, नो डबल जेपार्डी। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे, विच टॉक्स अबाउट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब देखो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको जो है पुलिस अथॉरिटीज फोर्स नहीं कर सकती टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। ठीक है, दैट इज नो पर्सन और इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि पुलिस ने अगर मान लो मार पीट के बयान ले भी लिया आपका, तो वो बयान जाके जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर पुलिस के सामने आपने कोई बयान दिया भी है, कोई कन्फेशन किया भी है, ठीक है, दैट इज नॉट एडमिटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सो you cannot be compelled to be a witness against yourself. Also it extends to oral evidence and documentary evidence। ठीक है, मतलब कि जुबानी भी, मुंह बोल के भी, या कुछ जबरदस्ती साइन करवा के भी, अगर वहां जाके मान लो अक्यूज जो है वो मुकर गया, तो पुलिस किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकता इस चीज को कि ये जो है एविडेंस जो है उसको एडमिट किया जाए कोर्ट में। ठीक है, देन इट ओनली एक्सटेंड्स टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यहां पे भी ये बात है, सिविल प्रोसीडिंग्स की बात नहीं है, दिस एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और दिस डज नॉट इंक्लूड or this does not extend to compulsory production of material objects, compulsion to give thumb impression, blood specimens, signature etc। मतलब कि मान लो कि किसी accused का क्राइम स्पॉट से जो है ब्लड स्पेसिमेन मैच करना है, कि क्राइम स्पॉट पे जो है कुछ खून के निशान मिले थे, और जो accused है, जो मान लो फॉर एग्जांपल के मर्डर के केस में accused है वो, ठीक है, तो अगर
पुलिस बोलती है कि जी आपका ब्लड सैंपल लेना है हमें, ताकि हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें, हम चेक कर सकें कि क्या वही सेम सैंपल जो है वो क्राइम सीन पे भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि जी नहीं मैं तो नहीं दूंगा अपने ब्लड सैंपल्स, क्योंकि मेरे पास नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है, तो उसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, राइट, फाइन। चलो फिर आर्टिकल 21, अब ये हो गई 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें आर्टिकल 20 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट one of the most important articles in the chapter of fundamental rights, that is article 21, because it deals with the right to life and personal liberty, है ना। तो क्या आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, नो पर्सन, अगेन द टर्म प्लीज पे अटेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्बिट्ररली कहीं पे भी कुछ नहीं लिख दिया, ठीक है, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, एवरीथिंग हैज अ रैशनल बिहाइंड इट। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि कानून के द्वारा या कानून के द्वारा एस्टैब्लिश जो प्रोसीजर है उसके तहत डिप्राइव किया जा सकता है। अगर आप कन्विक्ट होते हो किसी केस में तो इवन यू कैन बी गिवन अ death sentence, right, but that has to be according to this procedure established by law and not arbitrarily। इसका देखो, इसका सिंपल सा जो लॉजिक है वो यही है कि स्टेट जो है वो आर्बिट्ररली अपनी मर्जी से, कि सरकार को लगा कि ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमारे अगेंस्ट बोल रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है हमारी पॉलिसीज को, तो इसको उठा के फांसी दे दो या इसको उठा के जेल में डाल दो, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। दैट इज योर राइट टू लाइफ। चलो अब इसमें देखो, एक तो बात हो गई जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की है, दूसरी बात जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्रेशन दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 एंड नॉट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो आर्टिकल 21 ने जो प्रोसीजर या कह लो जो एक्सप्रेशन फ्रेज यूज किया है वो क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस पे अभी घबराओ मत, इसको डिटेल में दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है दैट इज मेंशन्ड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और इन दोनों में क्या अंतर होता है इस चीज को देखते हैं। पहले तो देखो कि वैलिडिटी जो है वो किसी भी लॉ की दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि जो कानून बनाया है संसद ने ये फेयर नहीं है, ये अनरीजनेबल है और ये अनजस्ट है, ठीक है। तो वहां जो ये आर्ग्यूमेंट है कि क्या जो लॉ है वो रीजनेबल है, फेयर है या जस्ट है, ये अगर अप्लाई नहीं हो रहा या इसमें जो है हम इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे इस बेसिस पे, तो सिंपल सा मतलब है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो नहीं अप्लाई कर रहे। आप सिर्फ देख रहे हो कि संसद ने एक कानून बनाया, उस कानून में ये प्रोसीजर जो है उसको लिख दिया या ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया, और क्या उस प्रोसीजर के तहत आपको सजा हो रही है। अगर हाँ, वो प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करके हम सिर्फ प्रोसीजर की बेसिस को या प्रोसीजर को ही देख रहे हैं, तो हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वी आर नॉट गोइंग इनटू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये आगे क्लियर और हो जाएगा आपको। तो इसमें देखो AK गोपालन केस 1951 का जब आया, जिसमें इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोर्ट ने जो है वो अपना विचार रखा, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट ने ली राइट टू लाइफ की अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने क्या कहा कि जी जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21 दैट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब है कि जो स्टेट आपको उठा के जेल में डाल रही है, क्या वो लॉफुली या किसी लॉ के तहत उठा के आपको जेल में डाल रही है या नहीं, जो लॉ का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उठा के आपकी राइट टू लाइफ जो है उसको आपसे छीन रही है या नहीं, या आपकी लिबर्टीज को कर्टेल कर रही है या नहीं। सिर्फ इतना ही जो है वो काम है कोर्ट का देखना, या सिर्फ इतनी ही प्रोटेक्शन जो है वो मिली है अंडर आर्टिकल 21। मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्बिट्ररली तो एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी प्रोटेक्शन या सिर्फ इतना ही राइट है अंडर आर्टिकल 21।
आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं प्लेस करता आर्टिकल 21। मतलब कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है उसको वायलेट कर सकती है स्टेट अगर संसद या पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ या लेजिस्लेशन जो है वो लेके आए हैं, और उस लॉ की फेयरनेस में, जस्टनेस में हम नहीं जाएंगे। मतलब अगर मान लो पार्लियामेंट ये बोले कि इस व्यक्ति ने, जैसे मान लो अगर एग्जांपल या स्टोरी के थ्रू समझाऊं मैं, जैसे मान लो अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, किम जोंग उन की, ठीक है, तो वो वहां पे एक कानून लेके आ सकते हैं कि जिसका भी हेयर स्टाइल जो है, जिसका हेयर कट जो है वो किम जोंग उन की तरह नहीं है, उन सबको उठा के जो है सारी उम्र के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, उनको सबको सारी उम्र के लिए जेल में डाल दो। तो वो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है कि आप इस लॉ को लेके आए हो, उसके पीछे रैशनैलिटी क्या है, उसकी जस्टनेस क्या है, उसकी फेयरनेस क्या है। ये तो अनजस्ट, अनफेयर, अनरीजनेबल लॉ है कि जी जिसका हेयर कट या हेयर स्टाइल जो है वो किम जोंग उनकी तरह नहीं है, उन सबको उठा के लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो। तो वो है आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के आपने जो लॉ बनाया है, जो लेजिस्लेशन लेके आए, दैट इज अनरीजनेबल, दैट इज अनफेयर, दैट इज अनजस्ट। ठीक है, तो यहां पे AK गोपालन में केस ने ये कहा कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो आर्टिकल 21 प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, that is the state can deprive the right to life and personal liberty of a person based on a law or a legislation, and this personal liberty, it only means liberty relating to the person or body of the individual। देखो कितनी ये restricted या कह लो बड़ी ही पेरोकियल या नैरो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने रखी यहां पे कि आपकी पर्सनल लिबर्टी सिर्फ जो है ह्यूमन बॉडी तक सीमित थोड़ी है। ये इंटरप्रिटेशन तो बहुत एक एनिमल एग्जिस्टेंस वाली इंटरप्रिटेशन हो गई। दिस इज नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस वाज अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन टेकन बाय द कोर्ट कि सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। फिर देखो अब आया अगला केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जो अगला केस लॉ है इस आर्टिकल 21 के एवोल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 देखो वन ऑफ द सच आर्टिकल्स जिसका सबसे ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है ओवर टाइम, जिसकी सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो है की गई है, और अलग अलग चीजें इसमें समय के साथ साथ ऐड करते चले गए हम। ठीक है, तो गोपालन, AK गोपालन में जो कोर्ट का स्टैंड था उसको यहां ओवररूल करके क्या कहा गया, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन, एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन जो है वो दी गई आर्टिकल 21 के रिस्पेक्ट में। और क्या कहा गया कि जो व्यक्ति का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है दैट कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट सच अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज व्हाट, रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। मतलब कि जो वो कानून है उसने जो ये प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, दैट हैज टू बी रीजनेबल, दैट लॉ हैज टू बी रीजनेबल, फेयर एंड अनजस्ट। इसको बेसिकली हम कहते हैं PNJ, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, रीजनेबलनेस, फेयरनेस एंड जस्टनेस। तो क्या कोर्ट ने कर दिया एसेंशियली मेनका गांधी केस में, आर्टिकल 21 में जो एक्सप्रेशन यूज हुआ था, क्या, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेज यूज किया था, इसको इफेक्टिवली ब्रॉड करके या इसको वाइड करके, वाइड कह लो या इसको और ब्रॉड करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। देखो डिस्टिंक्शन करना जरूरी है आप लोगों के लिए। आई बिलीव ये चीज क्लियर है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम देख रहे हैं कि क्या जो लॉ है वो रीजनेबल है, वो फेयर है, वो जस्ट है। जो किम जोंग उन वाला मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, क्या बेतुकी सी बात है कि जैसा किम जोंग उन का हेयर कट है या हेयर स्टाइल है वैसा सभी का होना चाहिए, ये कोई कानून है? क्या उसकी रीजनेबलनेस क्या है, क्या फेयर, किस तरीके से वो फेयर है, और क्या उसकी जस्टनेस है? ठीक है, तो वो जो लॉ की रीजनेबलनेस, फेयरनेस और जस्टनेस चेक हो रही है, दैट इज व्हाट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड्स फॉर। ठीक है, दैट इज कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन क्या जो वो लॉ बनाया जिसने ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया, उस लॉ में ये 3 एलिमेंट्स हैं, क्या वो अनफेयर तो नहीं है, अनरीजनेबल तो नहीं है, अनजस्ट तो नहीं है?
ठीक है, दैट इज द कोर्ट थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड इट्स प्रोविजंस इन द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इंट्रोड्यूस्ड द एक्सप्रेशन यूज्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, राइट। सो इससे क्या किया, इससे कोर्ट ने कहा कि जी जो ह्यूमन लाइफ है वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, वो सिर्फ बॉडीली एग्जिस्टेंस तक या एनिमल एग्जिस्टेंस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड आर्टिकल 21 के तहत जो प्रोटेक्शन है दैट शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, के संसद जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी बेतुका कानून बना के जो है आर्टिकल 21 आपका वायलेट, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट नहीं कर सकता। उसमें ये जो लॉ है या जो लेजिस्लेशन है वो भी आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी रीजनेबल, दैट हैज टू बी जस्ट, दैट हैज टू बी फेयर, राइट। और साथ में क्या कहा, जो मैंने आपसे बात करी भी कि राइट टू लाइफ जो है दैट इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। अब साहब देखो, आप जो है जी रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस बाहर निकाल रहे हो, सिर्फ इतना ही तो जीवन नहीं है ना आपका। आपका जीवन है कि आपकी नीड्स हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, आप पढ़ लिख के कॉलेज गए, आपने गर्लफ्रेंड बनाई मान लो, उसके बाद जो है आप चाहते हो कि अब मुझे जीवन में और कुछ अचीव करना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लियर करना है, तो आपकी एस्पिरेशंस हैं, यू वांट टू बिकम, यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, यू हैव सर्टेन ड्रीम्स इन योर लाइफ, दैट इज यू डू नॉट हैव मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यू आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, प्राणायाम करते करते तो नहीं जी रहे ना सिर्फ, ठीक है। तो दैट इज यू हैव अ ह्यूमन लाइफ विद डिग्निटी, दैट इज यू हैव एन एग्जिस्टेंस और यू हैव अ राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। तो इस डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो है जरूरी है कि आपकी जो लिबर्टीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए अंडर फंडामेंटल राइट्स, अंडर आर्टिकल 21, राइट। और इसीलिए जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी, इसको अनुच्छेद 21 में सबसे ब्रॉड या सबसे वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड की इंटरप्रिटेशन दी गई है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवन टू हैव और टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, वो भी कोर्ट ने कहा कि जी ये भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि व्यक्ति जो है वो सांस तो खुली हवा में ऐसे लेगा कि उसको उसकी सेहत तो रहे, ऐसा नहीं कि फेफड़े खराब हो गए और वो खांसता वो मर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग व्हेन आई एम सेइंग दैट वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन हैज बीन गिवन टू द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21, राइट। चलो अब फटाफट जो है एक बार कंपेयर करके रिवाइज करवाता हूं मैं आपको कि क्या डिफरेंस है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और क्या कंपैरिजन है इन दोनों में। तो ये एक अडॉप्ट किया गया इंडिया में और एक अडॉप्ट किया गया अमेरिका में, है ना। एक अडॉप्ट किया गया इंडिया में और एक अडॉप्ट किया गया अमेरिका में। और क्या कहा कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब ये अडॉप्ट जो किया गया है, मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेनका गांधी केस के बाद हमने एसेंशियली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है इंटरप्रिटेशन के लिए आर्टिकल 21 की। तो देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिंपली कहता है इट मींस दैट अ लॉ इज ड्यूली एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और कंसर्न्ड बॉडी, मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, इट वुड बी वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। इफ द पार्लियामेंट पासेस अ लॉ देन द life or personal liberty of a person can be taken away according to the provisions and procedures of that law। सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, समझो इस चीज को, प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या कहा गया, इट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बट ऑल्सो इट क्वेश्चंस that whether the law which has been made it is fair, it is just and it is not arbitrary, ठीक है। अब आप लोगों को और क्लियरली रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ पे। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट कोई भी जो वो लॉ है, जो कानून है, दैट इज नॉट फेयर, इट विल डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड एंड दिस डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स फॉर मोर फेयर ट्रीटमेंट टू द इंडिविजुअल राइट्स, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिवली आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी जो है प्रोटेक्शन दे दी गई, ठीक है। देन अर्लियर हम अगर बात करें इंडिया की, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इट मेंट दैट अ लॉ ड्यूली इनेक्टेड वुड बी वैलिड इवन इफ इट वाज कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी, दैट इज नेचुरल जस्टिस जो हमने कहा, ठीक है, जो हमने बात की कि फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, और आज की डेट में यही वैलिड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ वाइडर इंटरप्रिटेशन व्हिच इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमने
क्या देखा कि इफेक्टिवली मेनका गांधी केस की वजह से हम शिफ्ट हो गए किससे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, राइट। और ये कंपैरिजन लास्ट देख लेते हैं, दैट अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ it is the legal requirement that the state must respect all of the legal rights that are owed to a person and the laws that states enact, मतलब कि जो भी संसद या पार्लियामेंट लॉ बनाएगी दे मस्ट कंफर्म टू द लॉज ऑफ द लैंड लाइक फेयरनेस, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी एटसेट्रा, एंड इट ऑल्सो गिव्स द जुडिशरी एक्सेस टू फंडामेंटल फेयरनेस, जस्टिस एंड लिबर्टी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। मतलब कि उस लॉ को भी जो है इन पैरामीटर्स पे, क्या वो जस्ट हैं, क्या वो फेयर हैं, क्या वो वाकई में उस कॉन्स्टिट्यूशन की इथॉस के कंफॉर्मिटी में हैं या नहीं हैं, ठीक है, उस चीज को भी टेस्ट किया जाएगा, राइट। सो आई बिलीव इस कंपैरिजन से दिस इज ऑल द मोर क्लियर टू यू। देन जो मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन है उसको काफी ज्यादा वाइड कर दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें देखो, टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर एटसेट्रा, ये भी यहां ऐड कर दिया। फिर राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, राइट टू फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, अगेंस्ट हैंडकफिंग, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। इतनी ब्रॉड जो है इंटरप्रिटेशन दे दी किस चीज की, आर्टिकल 21 की, जिसको हमने क्या कहा कि वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 21A, ठीक है। तो 21A की जब हम बात करते हैं तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको इंसर्ट किया गया था, मतलब कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं था। और 21A देखो, जहां कैपिटल लेटर आ जाएगा ना, इस चीज को ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर होगा तो वो ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था, उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, सर्टेनली के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, लेकिन एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स। और साथ में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ इतना ही है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन लोगों को, इन बच्चों को दी जाएगी, लेकिन किस तरीके से दी जाएगी वो मैनर जो है दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बाय अ लॉ, ठीक है। द स्टेट विल और द स्टेट थ्रू द पार्लियामेंट विल एनैक्ट अ लॉ थ्रू विच इट विल डिसाइड द मैनर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आर्टिकल 21A के साथ साथ जो हमने बात करी कि पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू प्रोवाइड करेगी, तो उसके परसुएंट, इन परसुएंस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन दैट वाज पुट ऑन द स्टेट बाय द आर्टिकल 21A, स्टेट ने क्या इनैक्ट किया, राइट, और पार्लियामेंट ने क्या इनैक्ट किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, विच यू फेमसली नोन एज द RT एक्ट, ठीक है। एंड इट मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। देखो, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार नहीं है। इसके पीछे रीजन यही है कि आज भी जो स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, या स्टेट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास इतना पैसा है कि वो सभी को बोले कि ठीक है आपने MBBS की पढ़ाई करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, या आपने MS MD करनी है, तो हम आपको हायर एजुकेशन तक जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक बेसिक जो एजुकेशन है, उसको मौलिक अधिकार में हमने आर्टिकल 21A में जगह दी, ठीक है। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 दैट ब्रॉट सर्टेन चेंजेस। इसने क्या कहा, आर्टिकल 21A, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ये हमने देख लिया। साथ ही साथ आर्टिकल 45 जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, DPSP के चैप्टर में भी इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये देखना जरूरी है कि क्या कहा, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, राइट। दैट इज जो आर्टिकल 25 के टाइटल को चेंज कर दिया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है। चलो फिर इसके बाद एक और चीज, मतलब आर्टिकल 51A
ये भी इंसर्ट किया गया था, एक नई फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डाली गई, विच रीड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ, सॉरी नॉट द स्टेट, ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब कि 51A में फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई, उसमें ये कहा गया कि हर एक गार्जियन, हर एक माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चे को जो है 6 से 14 साल की उम्र के एजुकेशन जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएं उसको, ठीक है। चलो, सो देन दैट कंप्लीट्स आर्टिकल 21A। ओके, सो मूविंग फ्रॉम आर्टिकल 21A टू आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 जो है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू डिटेंशन एंड अरेस्ट। देखो यहाँ पे एक चीज एट द वेरी सेट, प्लीज गेट इट स्ट्रेट दैट इट डज, आर्टिकल 22 जो है इट डज नॉट गिव यू द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास आर्टिकल 22 में फंडामेंटल राइट है दैट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। यहां पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि अरेस्ट और डिटेंशन के मैटर्स में कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो एज फंडामेंटल राइट्स अकॉर्ड की गई हैं या प्रोवाइड की गई हैं टू द पीपल, राइट। सो आर्टिकल 22 जो है दैट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। अब ये अरेस्टेड और डिटेन्ड जो है दो अलग अलग तरीके से इसमें हम बात करते हैं, एक तो है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेल में भी बात करते हैं इस बारे में, लेकिन इससे पहले ये देखो कि जो आर्टिकल 22 है वो इन दोनों से अलग अलग डील करता है। कहने का मतलब ये है दैट आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू प्यूनिटिव डिटेंशन एंड सम अदर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। मतलब जहां पे जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का दैट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जिसमें डिटेंशन जो है वो प्यूनिटिव है, ठीक है। Whereas the second part in Article 22 it deals with the matters related to preventive detention, ठीक है। ये देखते हैं अब कि प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या चीज होती है। तो देखो, जब आपने when a person has committed an act which is the violation of law, when a person has violated a law and he has been charged under the violation of that law, ठीक है, कोई क्राइम कमिट कर चुका है, उसके बाद जो है आपने उसको अरेस्ट किया, आपने डिटेन किया, आपने उसको कोर्ट में पेश किया, उसका केस चला और वो सारी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, है ना, और उस दौरान भी आप अंडर ट्रायल ही थे ऑब्वियसली, और उसके बाद आपको जेल हो गई, तो वो क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। देखो इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है प्यूनिटिव का मतलब क्या हुआ कि यू आर बीइंग पनिश्ड, आपको उस चीज की पनिशमेंट दी जा रही है, किस चीज की, फॉर अ वायलेशन ऑफ लॉ। So for this violation of law, this punitive detention is there, है ना, that is punishing a person after holding a fair trial, ठीक है, and here the offense is proven and the charges are framed, और उसके बाद ये सारी सजा जो है आपको हो रही है, मतलब आप after the commissioning of the crime or after the act has been done by the person, ठीक है, and to punish a person for the offense he or she has already committed, that is what you call as प्यूनिटिव, ठीक है, पनिशमेंट के नेचर में। अब देखो, whereas compare it with this side which is the preventive detention, मतलब यहां पे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आप जो है प्रिवेंट करना चाह रहे हो किसी व्यक्ति को जिसको आपको जिसके ऊपर शक है या संदेह है, there is an element of suspicion that this person can indulge in some act which is a violation of law, or maybe it could be some serious thing that a person might be indulging or he or she intends to indulge in any terrorist activity, तो वहां पे जो नेचर है that is you are detaining that person without a trial, no offense is proven nor any charge is formulated, ठीक है, एज अगेंस्ट यहाँ पे जहां पे चार्जेस भी लगाए गए थे और प्रूव भी करवाए गए थे, यहाँ पे कोई चार्ज जो है ना तो फॉर्मुलेट किया है ना ही लगाया है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिवेंट करने की, है ना, तो ये व्यक्ति को इंटरसेप्ट करा आपने बिफोर द एक्ट हैज बीन कमिटेड एंड टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग इट इन फ्यूचर, मतलब कि अभी तक एक्ट हुआ नहीं है, आपको सस्पिशन है, राइट। एंड इसके लिए जस्टिफिकेशन यही है कि इतना स्ट्रॉन्ग अगर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव को, पुलिस को, स्टेट को लगता है कि ये जो है एक्ट करेगा व्यक्ति, तो उस बेसिस पे आप उसको डिटेन कर सकते हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अच्छा एक चीज इसमें और समझ लो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज यूनिक इन दिस सेंस एंड रादर
on the side of disregard to the fundamental rights of the citizens themselves, that preventive detention, the Indian constitution is the such is only such constitution of the world which has provided the provision for preventive detention in the chapter dealing with fundamental rights itself. एक तरफ तो चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, सारे मौलिक अधिकार देने की बात करता है सिटीजन्स को, है ना, और at the same time it provides for preventive detention provisions in that very chapter itself. ठीक है, I am not suggesting that the state should not be having, powers up its sleeve to contain such elements which are indulging in terrorist or anti-national activities, but at the same time the constitution providing it in the very same chapter of the fundamental rights, that is unique to Indian constitution. चलो ठीक है, I believe punitive and preventive का फर्क जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि इसी के साथ हम अब रिलेट करेंगे कि आर्टिकल 22 जो है वो किस तरीके से प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव के साथ रिलेट करता है. तो देखो, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी लॉ की, मतलब कि प्यूनिटिव डिटेंशन की, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डिनरी लॉ के वायलेशन के लिए जब आप अरेस्ट कर रहे हो, तो जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो वो उसको बताएगी कि कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे और उसको अरेस्ट किया जा रहा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राउंड्स उसको भाई एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी मर्जी का वकील जो है वो कर सकते हो, उससे कंसल्ट कर सकते हो, वो आपका केस जो है डिफेंड करेगा कोर्ट में. ठीक है, कि आप जो है उस व्यक्ति को, यू विल प्रोवाइड हिम अ चांस टू have a lawyer appointed for himself or herself. और अगर मान लो that person is poor, वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि उस केस में जो स्टेट है, द स्टेट विल प्रोवाइड फॉर अ गवर्नमेंट लॉयर और अ पब्लिक लॉयर, कि जो सरकारी वकील होते हैं ना, वो सरकारी वकील जो है वो फिर केस लड़ेगा उस व्यक्ति का. क्योंकि देखो, हम जो जिस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं वो ये कहता है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. ठीक है, तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया ऑन द अलेजेड वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, आप उसके ऊपर केस चलाना चाहते हो, वेरी राइट, पर उसको भी पूरा अधिकार है टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना. नो मैन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, एंड दैट वायलेशन दैट हैज टू बी proven and the conviction has to come from a court of law. That is not the job of the police to convict a person, that is the job of the judiciary which will convict that person. ठीक है, तो इसलिए ये जो legal practitioner या lawyer वाला provision है, that is very significant. ठीक है, चलो फिर अगली बात जो है कि अरेस्ट कर लिया, जब उसके बाद जो है the police will have to produce that person within 24 आवर्स बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. मतलब कि मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो जब अरेस्ट किया उससे 24 घंटे के समय के अंदर अंदर उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जो है के सामने पेश करना पड़ेगा. पुलिस अदरवाइज जो है डिटेन करके नहीं रख सकती व्यक्ति को बियॉन्ड दिस पीरियड until unless they have obtained permission or obtained orders from the judicial magistrate. अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंगली जो ये 24 आवर का पीरियड है ना, this is excluding the time of journey. मतलब मान लो कि कहीं किसी फॉरेस्ट एरिया से या किसी ऐसे हिली एरिया से उसको अरेस्ट किया किसी पर्सन को, तो वहां से ट्रैवल करके जब तक आप उसको लेके आ रहे हो अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में, वो टाइम जो है जर्नी का वो नहीं कैलकुलेट होगा. जब आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जब आप वहां पहुंच गए, उसके बाद से ये 24 आवर्स कैलकुलेट होंगे. ठीक है, जब तक आपने उसको within those 24 hours the police will have to produce that person before the judicial magistrate, और उसके बाद ये judicial magistrate के orders के basis पे ही काम चलेगा. ठीक है, अच्छा, then the last provision says that the person has the right to be released after 24 hours unless the judicial magistrate authorizes further detention. कि मतलब पुलिस अपने जो है suspicion के basis पे या अपनी accusation जो है कि इस person ने he has or she has violated the law, उस basis पे without the ऑर्डर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बियॉन्ड 24 आवर्स डिटेन नहीं कर सकती. ठीक है, एटलीस्ट पेपर पे तो यही है. मतलब प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो सकता है सोच रहे हो कुछ लोग कि प्रैक्टिकली या मूवीज में जो दिखाते हैं, है ना, पर फॉर द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द प्रोविजन. चलो फिर देखो, अब आर्टिकल 22 जो है वो एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है. एनिमी एलियंस का मतलब क्या है? एनिमी एलियंस सिंपली मीन दैट एनी सच नेशन विद विच इंडिया इज एट वॉर. ठीक है, जब तक हम किसी स्टेट के साथ फॉर्मली वॉर पे नहीं हैं, until unless India is at war with a country, that will not be an enemy alien. ठीक है, या
एनिमी एलियन, और दूसरा अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो पीछे जो हमने 4 चीजें पढ़ी ना, जो 4 हमने सेफगार्ड्स पढ़े, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में एज इट इज अप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन से डील करते हैं, ठीक है। और दे डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट और सिविल अरेस्ट, ठीक है। चलो, कि मतलब कोर्ट से अगर परमिशन लिए तो ऑब्वियसली वो तब थोड़ी वो आपको एग्जेम्पशंस या वो प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर देखो, अब बात कर रहे हैं, पहले बात करी फर्स्ट पार्ट की आर्टिकल 22 के, जो डील कर रहा है किससे, प्यूनिटिव डिटेंशन से, है ना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का, जो किससे डील करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज से या प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है। तो यहां पे द सेकंड पार्ट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस, ठीक है। इसमें जो प्रोटेक्शन है वो कुछ अलग तरीके की दी गई है, उन 4 प्रोटेक्शन से अलग, वो 4 प्रोटेक्शन नहीं है, ये कुछ अलग प्रोटेक्शन हैं। तो ये सेकंड पार्ट जो है क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जब आपने डिटेन किया है अंडर दी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो उस पर्सन को आप मैक्सिमम 3 महीने के लिए डिटेन करके रख सकते हो। 3 महीने के बाद भी अगर स्टेट चाहती है उसको डिटेन करके रखना, तो आपको जाना पड़ेगा, स्टेट को जाना पड़ेगा किसके पास, एक एडवाइजरी बोर्ड के पास, ठीक है। दैट इज बियॉन्ड these 3 months. If you want to detain that person, then you will have to approve or you will have to get the approval from this advisory board. और ये advisory board है, ये judicial in nature है, क्योंकि this consists of judges, ठीक है। इसमें जजेस होंगे जो दे विल लुक इनटू द मैटर, कि हाँ अगर जजेस को लगता है कि ठीक है ये जो व्यक्ति है ये he still or she still can indulge in any sort of activity which is prejudicial to the country or which maybe a terrorist activity or intending to commit such act even after detention of 3 months, then this detention can be extended beyond 3 months. लेकिन अगर जो है 3 महीने के बाद अगर एडवाइजरी बोर्ड के पास नहीं गए तो पुलिस जो है वो डिटेन नहीं कर सकती, उसको फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, दे शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड। लेकिन कुछ अगर फैक्ट्स इसमें हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, दे नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, फाइन। चलो, then the detainee should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order, कि इसको अगर एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप अपने एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, राइट। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट का एक प्रोविजन है, या 44th अमेंडमेंट ने एक नई चीज ऐड की थी, पर ये ध्यान से सुनना, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है, ये इन्फोर्स नहीं की है स्टेट ने, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि ये जो हमने बात की थी अभी 3 मंथ्स के पीरियड की, ये 3 मंथ्स का पीरियड इन्होंने रिड्यूस कर दिया था 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये 2 मंथ्स का पीरियड जो इन्होंने रिड्यूस किया था, दैट हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स। तो इसलिए ओरिजिनली जो अभी 3 महीने का पीरियड था, डिटेंशन पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने भी डिस्कस किया कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के 3 महीने से ज्यादा पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो उस केस में ये ओरिजिनल जो 3 महीने का प्रावधान है वही अभी कंटिन्यू कर रहा है, 2 महीने वाला प्रावधान जो है वो फोर्स में नहीं लाया गया है, ठीक है। चलो फिर देखो कुछ लास्ट बातें आर्टिकल 22 के रिगार्डिंग, कि आर्टिकल 22 के लिए जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पार्लियामेंट के लिए क्या कहा गया है, इट विल हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन किन कनेक्शंस के लिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि इन सब्जेक्ट मैटर्स के लिए अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट, संसद के पास जो है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता उसमें। लेकिन कॉन्करेंटली या कह लो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और विधान सभा या विधान परिषद जो हैं वो एक साथ कॉन्करेंटली लॉ बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर्स के ऊपर जो डील करते हैं विद द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ये राज्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेट जो कह रहा हूं यहाँ पे, ये राज्य का मतलब है, मतलब इसका मतलब है राज्य, कि उस राज्य से जुड़ी हुई अगर कोई सुरक्षा संबंधी सिचुएशन है, ठीक है, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, एसेंशियल सर्विसेज एटसेट्रा, तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है लॉ और पार्लियामेंट भी बना सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट कर लेना, आई बिलीव दिस इज क्लियर। चलो
फिर कुछ अगर एग्जांपल्स देखें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये तो वैसे अभी भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलरली तो यूएपीए जो है पिछले कुछ समय से न्यूज़ में चल ही रहा है कि स्टेट जो है आर्बिट्रली बहुत ज़्यादा इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रही है, और कई केसेस में तो ये भी कहा गया है स्पेशली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के फॉल्सली जो है इम्प्लीकेट किया जा रहा है लोगों को हु आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट राइट अंडर यूएपीए। तो ये कुछ लॉज हैं जो इसके एग्जांपल हैं। फिर एनडीपीएस एक्ट जैसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन और विच डील विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं आर्टिकल 23 पे। तो देखो आर्टिकल 23 जो है दिस प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑन 2-3 थिंग्स। पहली तो कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का सिंपली मतलब है कि सेल या परचेज के खरीद फरोख्त जो कहते हैं ना कि इंसानों की, वो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं उसको, और वो जो है आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। साथ ही साथ ये प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर या बेगार जिसको कहते हैं, है ना। पुराने जमाने में चलता होता था कि जनरेशनली या इंटर जनरेशनली जो है कि अगर एक परिवार का कोई मान लो फोर्स्ड लेबर कर रहा है या उस परिवार में कोई नौकर के हैसियत में कर रहा है, बाप कर रहा है, फादर कर रहा है, तो उसका सन भी करेगा और एज सच, है ना। तो वो चीजें जो फोर्स्ड लेबर है या बेगार है दैट इज प्रोहिबिटेड एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आप पर्सन से यू आर taking the services or you are making that person perform some labor but you are not paying that person, ठीक है, forced labor है और that is prohibited। अच्छा, यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन दे रहा है दैट इज बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, कि मतलब कोई इंडिविजुअल प्राइवेट जो है पर्सन वो भी इंडल्ज नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को कोई, मैं अगर मान लो चाहूँ तो किसी को अगर फोर्स बेगार करवाऊँ किसी से फोर्स लेबर करवाऊँ तो वो मेरे अगेंस्ट भी आर्टिकल 23 जो है अप्लाई करेगा, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट protection is both against the state and the private persons। और trafficking in human beings simply I have told you selling and buying of men, women, children like goods, immoral traffic in women and children including prostitution, devdasis and slavery, ठीक है। तो ऐसे एक वो जजमानी सिस्टम भी होता था ना, जो अगर सुनाओ पुरानी पिक्चरों में भी बात होती है जजमानी सिस्टम की, कि वही जो मैं इंटरजनरेशनल बात कर रहा था, तो वो भी प्रोहिबिटेड है कि फोर्स लेबर जो है नहीं करवा सकता कोई भी, ठीक है। चलो फिर देखो, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को जो है इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉज जो हैं उनको इनैक्ट किया है, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट के इतना पैसा आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा अगर आप किसी से लेबर ले रहे हो तो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स करवाते हैं। अच्छा, अब देखो आर्टिकल 23 में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? द एक्सेप्शन इज दैट द स्टेट कैन कंपल्सरीली आस्क सिटीजंस टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज। मान लो अगर इंडिया का चाइना के साथ, जैसे अभी गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ कि उस वक्त जो है वॉर छिड़ जाती फुल फ्लेज्ड, अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, है ना। तो अगर ऐसी वॉर की सिचुएशन आ जाए और सरकार बोले कि जी एवरी पर्सन और एवरी मेल हु इज बिलो द एज ऑफ 25 years दैट विल हैव टू मैंडेटरली कंपल्सरीली पार्टिसिपेट एंड गिव मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, है ना, नॉट वॉलंटरी, तो वो जो है दैट विल बी एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23। उसमें आर्टिकल 23 में जो है हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू परफॉर्म सम वर्क, दैट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। तो ये स्टेट को क्या परमिट कर रहा है कि compulsorily it can impose services on the person for public purpose, as for example military service or social service which is not, for which the state is not bound to pay, ठीक है। तो obviously अगर मान लो यार लड़ाई हो जाए तो हम भी जाके है अपना contribution दे ही देंगे ना, जो भी दे सकेंगे, ठीक है। Then in imposing such a service the state is not permitted to make any discrimination। अब बात आ रही है कि इस जब सर्विस के लिए स्टेट बोल रही है लोगों को फॉर पब्लिक पर्पसेस, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन कौन से ग्राउंड्स पे प्रोहिबिटेड है? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ये जो क्लास वाला है इसमें आ गया इकोनॉमिक एंगल, मतलब कि ये नहीं है कि जो अमीर है वो बोले जी हम नहीं जाएंगे, हमारे से पैसे ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक एंगल पे जो बेचारा गरीब है वो तो उसको उठा के ले जाएगी स्टेट और जो अमीर है उसको छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक बेसिस पे, जो क्लास बेसिस है, इस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिटेड है। इट कैन
इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। इस केस में ध्यान दो, यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं किया हमने, वी हैव नॉट मेंशन्ड जेंडर हेयर, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फिजिकली स्ट्रेनुअस कंडीशंस हो जहां पे द मेल काउंटर पार्ट्स वुड बी मोर सुटेबल देन देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स, राइट? देयर इज नो सच discrimination being done, but that is only for the purposes of, you know, practical biological purposes, right? चलो, so that is the exception for article 23। फिर आर्टिकल 24, अब ये चाइल्ड लेबर से रिलेट करता है आर्टिकल, और इसमें हमें दो तीन चीजें और, एक एक्ट भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि चाइल्ड एडोलेसेंट इनमें डिफरेंस क्या होता है और इस चीज से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। तो पहली बात तो 14 साल से कम के जो भी बच्चे हैं, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी नॉन हैजार्डस या हैजार्डस वर्क्स, मतलब किसी भी तरीके के जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 14 साल से कम के बच्चे को आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसकी, ठीक है? तो पहला प्रोविजन क्या है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड in any factory और in any other hazardous employment। hazardous employment का मतलब जैसे माइंस हो गए या केमिकल्स हो गए या एक्सप्लोजिव्स हो गए, ठीक है? जैसे वो शिवकाशी सुना है, वो जो मुर्गा साहब बम लेने जाते होंगे ना दिवाली पे सब लोग, तो वो कहाँ से बन के आते हैं? वो सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह है शिवाकाशी है एक, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों जो है उनको भी एम्प्लॉय कर रहे थे फैक्ट्रीज में, क्या हो तुम भी बम बनाओ बैठ के, ठीक है? वो दिवाली वाले बम की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे मत समझ लेना। तो वो जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हजार्डस हैं, है ना? वो children who they are at a tender age, they can hurt themselves and they are more prone to catching these, you know, all sorts of diseases also and hurt also, physical ailments, right? So that is why it is prohibited for these children। फिर 2006 में सरकार ने क्या कहा कि it banned employment of children as domestic servants also और डोमेस्टिक वर्कर्स, चिल्ड्रन मतलब वही 14 साल से कम, इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो छोटू की कहानी जो है ना, वही यहाँ पे रेलेवेंट है कि हर ढाबे में जाते तो एक वो छोटू होता है ना, तो बेचारा वो उसी छोटू का अधिकार है यहाँ पे जो प्रोवाइड किया आर्टिकल 24 में, ठीक है? कि उसको भी जो है बेचारे को जिंदगी में ऊपर, जीवन में ऊपर उठने का अधिकार है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो ही ऊपर उठ पाएगा। और इसीलिए हम रिलेट करते हैं आर्टिकल 24 को किसके साथ? राइट टू एजुकेशन के साथ, कि राइट टू एजुकेशन में, इसकी बात आगे भी करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे इतना समझो कि राइट टू एजुकेशन में क्या बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार जो है वो फ्री एंड वॉलंटरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी। तो वो अगर छोटू जो है वो ढाबे पे काम करता रहेगा तो पढ़ेगा कब जाके, ठीक है? And also the government warned that children below 14 years of age would be liable for anyone who is employing such children, they will be liable for prosecution and penal action, ठीक है? चलो, फिर इसमें जो एक्ट की मैं बात कर रहा था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब इस एक्ट ने क्या किया कि दो बाइफर्केशंस कर दी। बाइफर्केशन क्या करी? एक तो है चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है? ये हो गया एक कैटेगरी, और दूसरे हो गए हु आर एडोलेसेंट्स, मतलब कि बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हो गए चाइल्ड, ये जो पहला हो गया ये हो गया चाइल्ड, और ये जो दूसरा हो गया इसको बोल दिया एडोलेसेंट, ठीक है? तो एडोलेसेंट कौन हुआ? हु हैज कंप्लीटेड 14 इयर्स बट नॉट 18 इयर्स, मतलब 18 साल से कम, क्योंकि 18 पे तो वो ऑब्वियसली माइनर ही नहीं रहेगा, वो मेजर हो जाएगा, है ना? और चाइल्ड पे क्या कहा गया? चाइल्ड के लिए जो 14 इयर्स की एज से कम है, ठीक है? इनके लिए क्या कहा गया कि इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, मतलब कि 14 से 18 साल का जो बच्चा है या एडोलेसेंट है, 14 से 18 साल के बीच में एडोलेसेंट जो है उसको नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिशन नहीं लगा रहा ये एक्ट, ठीक है? एंड इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑल्सो। और जो चाइल्ड है इसके लिए हैजार्डस नॉन हैजार्डस दोनों में बोल दिया कि देयर इज प्रोहिबिशन, ठीक है? ये क्लियर है एडोलेसेंट और चाइल्ड का डिफरेंस, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस है एडोलेसेंट और चाइल्ड का, इसमें जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है, जस्ट टू गिव यू सम फैक्ट्स, कि इसमें क्रिटिसिज्म जो है उसके वो किस बेसिस पे होता है कि आपने प्रोहिबिट तो कर दिया बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स, यहां मैं चाइल्ड की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ठीक है? दैट इज बिलो 14 इयर्स। तो ये जो बिलो 14 इयर्स है इसमें जहां पे एक्सेप्शंस है,
तो कुछ एक्सेप्शन इसमें डाल दी इस एक्ट ने, और इस एक्ट ने क्या कहा कि जी जो फार्म्स हैं या फैमिली बिजनेस हैं, कि अगर फार्म लैंड पे बच्चा काम कर रहा है अपने माँ बाप के साथ, या अगर फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, या फिर ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, ठीक है, फार्मलैंड, फैमिली बिजनेस, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स एक्सेप्ट सर्कस, मतलब कि स्पोर्ट्स एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग सर्कस, क्योंकि सर्कस के लिए ये कहा जाता है कि इसमें कुछ जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी वायलेट होते हैं, तो इसलिए सर्कस को एक्सक्लूड किया है। तो क्या बोला कि जो चाइल्ड के लिए प्रोहिबिशंस हैं उसमें ये कुछ एक्सेप्शंस दे दी कि फार्म लैंड पे अगर वो बच्चा काम कर रहा है या फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स में, एक्सेप्ट सर्कस, तो जो है ये एक्ट प्रोहिबिट नहीं करता 14 साल से कम के बच्चे को, या उसको प्रोटेक्शन जो है नहीं देता, वो अलाउड है। तो इसमें क्रिटिसिज्म ये हुआ कि भाई फार्म लैंड या फैमिली बिजनेस जो है उस पर अगर बच्चा जो काम कर रहा है तो फिर वही बात आ गई ना कि ही और शी इज सपोर्टिंग द फैमिली इनकम, ही विल बी टेकन अवे फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि एक्ट ने ये कह दिया कि ये जो एक्सेप्शन है, ये जो अलाउ किया है इन चीजों में काम करने के लिए, दैट इज आफ्टर स्कूल आवर्स। अब ये आफ्टर स्कूल आवर्स जो हैं इसमें मोस्टली दिक्कत क्या आती है कि चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क, ठीक है, तो वो पढ़ाई पे उनकी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर स्टडीज बट दे आर मेड टू वर्क हियर, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस दैट यू हैव ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल आल्सो। सो दैट मींस दैट जो चाइल्ड के लिए बात की गई थी कि ये जो एक्ट है 2016 का, इट इज इन सिंक विद द प्रोविजंस ऑफ द आरटी एक्ट व्हिच सेज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड compulsory education for whom? For the children between 6 to 14 years of age। तो वो तो वायलेट हो जाएगा ना कि अगर वो छोटू इधर काम ही कर रहा है तो वो पढ़ेगा कब, और इवेंचुअली जो है क्या होगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा स्कूल से, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म था, ये एक बहुत मेजर क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का, ठीक है। चलो, सो विद दैट वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर and we'll continue with the rest of the fundamental rights in the last lecture, and we will complete the chapter of fundamental rights there, right? So study well, stay safe. This is Piyush signing off. Thank you so much.